नमस्कार मित्रों, कल हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सोचा कि हिंदी दिवस के इस अवसर पर अंडमान में जो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, अंडमान में जो साहित्य लेखन हो रहा है, उसके बारे में आज आपके समक्ष कुछ बातें, कुछ विचार प्रस्तुत करूं। वैसे तो आज भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो यह महसूस करते हैं कि आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। अक्सर यह पूछा जाता है कि यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, इस तरह के जो तमाम जो प्रश्न हैं। हालांकि यह हर आदमी के साथ, हर व्यक्ति के साथ यही बात होती है। यदि हमसे पूछा जाए नेपाल के बारे में या किसी और जगह के बारे में कि कैसे जाए वहाँ पे क्या करेंसी है, तो ये जाहिर सी बात है कि अधिकांश लोग उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो बड़े बड़े आविष्कार, चमत्कार कर देता है। तो मैंने सोचा कि कल हिंदी दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आपके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हिंदी भाषा की स्थिति है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अधिक से अधिक मित्रों के बीच इस वीडियो को साझा करने की कृपा करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चल सके, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मित्रों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की विकास यात्रा नामक पुस्तक में, जिसके संपादक हैं डॉक्टर एस प्रीति, डॉक्टर उषा रानी राव, डॉक्टर एस रजिया बेगम, जो कि सृजनलोक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसमें प्रकाशित मेरा एक आलेख अंडमान और निकोबार में हिंदी भाषा व साहित्य, इसी आलेख से कुछ अंशों को मैं आपके बीच आज प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हिंदी भाषा व साहित्य। मुख्य भूमि से कोसों दूर, सदियों से वीरान और बिल्कुल भीड़ से अलग, प्रकृति की आभा से भरपूर, गहरे नीले सागर की गोदी में बसे छोटे छोटे द्वीपों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा गया। बंगाल की खाड़ी में मणियों की माला के समान फैले इन द्वीपों की गणना आज विश्व के सुंदरतम स्थलों में की जाती है। कभी इन्हें अपवित्र द्वीप कहा गया तो कभी नरभक्षियों का निवास स्थान। अंग्रेजी शासनकाल में इन्हें काला पानी की क्रूर संज्ञा भी दी गई। गोरे शासकों की यातनाओं से लेकर जापानियों के अमानवीय अत्याचारों सहित क्या क्या नहीं सहा इन द्वीपों ने। यहाँ की सेलुलर जेल में कष्ट भोग कर भी मतवाले देशभक्तों ने स्वाधीनता का अलख जगाया। इसी की काल कोठरी की दीवारों पर वीर सावरकर ने कालजयी रचनाएं लिखी। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया और इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। मित्रों, आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो तिरंगा पहली बार हिंदुस्तान को आज़ाद घोषित करते हुए उन्होंने जो तिरंगा लहराया था, आज भी उसे 30 दिसंबर को बाकायदा एक राज्य स्तर का कार्यक्रम के रूप में उसको मनाया जाता है। बड़े ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को, इस दिन को याद किया जाता है और देश भर के लोग आजकल इस कार्यक्रम में आकर अपनी सहभागिता
देने लगे हैं। बहुत ही गर्व की बात है अंडमान के वासियों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए कि आज़ादी से पहले ही सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी जो देशभक्त थे उनके कदम इस द्वीप पर पड़े और उन्होंने इस द्वीप को शहीद और स्वराज द्वीप नाम से भी इसकी घोषणा की थी। अंडमान का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वधर्म समभाव की प्रधानता है। तो यह सर्वधर्म समभाव की प्रधानता इसलिए है कि क्योंकि अंडमान में जितने भी लोगों को लाकर अंग्रेज़ों ने कैदी बनाकर यहाँ रखा था, तो वो पूरे भारतवर्ष के लोग थे। भारत के अलग अलग प्रांतों से लोगों को यहाँ लाकर कैदी बनाकर रखा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आज भी ऐसे प्रागैतिहास कालीन जो आदिवासी हैं वो आज भी इन द्वीपों में मौजूद हैं। 6 प्रकार के आदिवासी रहते हैं, ग्रेट अंडमानीज, निकोबारी, जारवा, सेंटिनल, ओंगी तथा शोम्पेन। तो इनमें अंडमानीज, जारवा, सेंटिनल, ओंगी, इन चारों को काले नस्ल के नेग्रेटोस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शोम्पेन और निकोबारी जो हैं मंगोलाइड के जो ट्राइब्स हैं वहाँ से ये आए हैं, ऐसा इतिहास में अंकित है। तो इनमें से जो निकोबारी हैं, निकोबारीज में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अच्छे अच्छे पद पर निकोबारी कार्यरत हैं और सभी हिंदी बोलते हैं। यहाँ के जारवा भी हिंदी बोलते हैं और ओंगी भी हिंदी बोलते हैं। यहाँ के जो निकोबारी हैं उनमें से एक शिक्षिका हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है महाविद्यालय में, डॉक्टर जोचीबेड विंसेंट, जिन्होंने अभी हाल ही में इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है। तो बहुत ही गर्व की बात है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे जो लोग आकर बसे हुए हैं तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, सभी जगह से लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। यहाँ आने के जो मार्ग हैं, आप आजकल हवाई जहाज़ के ज़रिए आ सकते हैं। दिल्ली से, कोलकाता से, चेन्नई से, विशाखापट्टनम से, आजकल बेंगलुरु से भी आने का जो मार्ग है वो सीधे बेंगलुरु से भी यहाँ पर आ सकते हैं। पर्यटन का बहुत विकास चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर अभी निर्मित हो रहा है, तो निर्माण कार्य जारी है। और यहाँ का जो समाज है वो इस तरह निर्मित हुआ है कि यहाँ के लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पांति का बंधन नहीं है, सब मिलकर एक साथ रहते हैं। यह तो अचरज की बात है कि एक समाज में, एक परिवार में आप हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के लोगों को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो समाज है वो शायद ही भारत के किसी अन्य प्रांत में देखने को मिलेगा। ऐसा मेरे अनुसार बिल्कुल असंभव है, जो कि इतने एक सांप्रदायिक सद्भावना आपको इन द्वीपों में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए भारत इन सब तमाम विशेषताओं के कारण इसे लघु भारत की संज्ञा भी दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस प्रकार अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर आकर सेलुलर जेल में बसे रहने लगे, तो उनके बीच एक संपर्क भाषा की ज़रूरत थी, जो संपर्क भाषा बनी हिंदी। तो यहाँ की हिंदी को अंडमानी हिंदी कहा जाता है। अंडमानी हिंदी में किसी भी प्रकार के व्याकरण का अनुपालन नहीं किया जाता है। बस भाषा का जो मूल उद्देश्य है संप्रेषण, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए जो भाषा काम आती है वही सफल भाषा होती है। तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। हम आता रे रुख, इस तरह का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता है। तो जब भारत में आज़ादी का जंग मजबूत हुआ तो देश निकाले की सजा देने तथा क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के उद्देश्य से इन द्वीपों में जंगलों को बसाने के लिए भी 1857 के विद्रोह में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें 10 मार्च 1858 को समीरामिस नामक जहाज़ द्वारा अंडमान लाया गया था। करीब 200 क्रांतिकारियों को यहाँ पे लाया गया था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे अन्य लोगों को भी लाकर जब सेलुलर जेल का निर्माण हो गया तो वहाँ पे क्रांतिकारियों को रखा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से अधिकतर लोग यहीं बस गए। इन्होंने आपस में मिलकर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का गठन किया।
द्वीपों की सबसे पुरानी संस्था लोकल बॉर्न एसोसिएशन ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में सराहनीय कार्य किया है। भारत सरकार की राजभाषा नीति ने तो द्वीपों में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में क्रांति ही ला दी। पोर्ट ब्लेयर के हाई स्कूल में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। इस स्कूल में श्री गोरखनाथ पांडे, श्रीमती पुत्री देवी नाग एवं श्रीमती सेरापाल को हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। भारतीय गणराज्य की स्थापना के पश्चात सन 1952 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने श्री बलभद्र ठाकुर को इन द्वीपों में हिंदी प्रचार के लिए भेजा। उनके प्रयास से पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया गया। तत्कालीन मुख्यायुक्त श्री A.K. घोष की पत्नी श्रीमती मल्लिका घोष को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति में पोर्ट ब्लेयर के प्रतिष्ठित नागरिक सर्वश्री बाबू लक्ष्मण सिंह, बाबू भगवान सिंह, सेठ कृष्ण स्वामी, श्री आरुमुगम, श्री गुरुस्वामी, सेठ बहादुर एवं उमाशंकर सिंह आदि थे। श्री बालकृष्ण गुप्त को इस समिति के सचिव का दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का परीक्षा केंद्र मास्टर केसरदास के घर में खोला गया था, जहां पंडित गोरखनाथ पांडे हिंदी की कक्षाएं लेते थे। बंबू फ्लैट में श्री राग प्रसाद जी के घर में एक सेंटर चलता था, जहां पंडित राम अवध दुबे हिंदी पढ़ाते थे। जंगली घाट में बाबू लक्ष्मण सिंह के घर में हिंदी की कक्षाएं चलती थी, जहां श्री जगत राम जी पढ़ाते थे। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1954 में इन द्वीपों के दौरे पर आए तो समिति के हिंदी प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने 200 रुपये भेंट की। 11 मार्च 1954 को इसी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री बालकृष्ण गुप्त द्वारा हिंदी लिखित अंडमान का भूगोल शीर्षक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर राजेंद्र बाबू के कर कमलों से किया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह पवार के आलेख से इसे मैंने उद्धृत किया है। लोकल बॉर्न एसोसिएशन के अतिरिक्त अतुल स्मृति समिति, हिंदी साहित्य कला परिषद, तमिळर संगम, आंध्र एसोसिएशन, केरल समाजम, कन्नड़ संघ, महाराष्ट्र मंडल, छोटा नागपुर एसोसिएशन, राजस्थान मंच, पंजाबी समाज, बिहार सांस्कृतिक परिषद, नव परिमल, चेतना, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी, गुजराती समाज नाटक और संगीत के क्षेत्र में गतिशील है। 16 मार्च 1962 का दिन इन द्वीपों के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब द्वीपों के तत्कालीन मुख्यायुक्त श्री भोलानाथ माहेश्वरी की पत्नी श्रीमती सरला माहेश्वरी ने पोर्ट ब्लेयर में हिंदी साहित्य कला परिषद के नए भवन का उद्घाटन किया। उस समय इस संस्था को आगे बढ़ाने में अहिंदी भाषियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अंडमान निकोबार में आप किसी भी कोने में आप चले जाएं, यहाँ के जो तमिल भाषी हैं, मलयाली भाषी हैं, कन्नड़ भाषी, कोई भी बंगला भाषी, कोई भी किसी को भी आप लीजिए, हर आदमी यहाँ पर हिंदी बोलते हुए आपको मिलेंगे। तो कोई भी भाषी समुदाय के लोग यदि अंडमान आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का हर आदमी, हर बच्चा यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। भाषी लोगों ने हिंदी साहित्य कला परिषद की स्थापना में जो योगदान दिया था, उनमें से प्रमुख थे गुरुस्वामी जी, कृष्ण स्वामी, सैदू मौलवी, आरुमुगम, गोविंदराव हर्षे, मिगदार आदि। आज यह संस्था द्वीपों की सबसे पुरानी और समृद्ध हिंदी की संस्था है। द्वीप समूह का सांस्कृतिक अध्ययन लेखक राजेंद्र प्रताप सिंह ने द्वीपों की संस्कृति पर प्रकाश डाला है। जाग उठे गीत, समय के पाखी, गीत अगीत, शादी कर पछतानी, काला पानी, घिरी शिशिर की रात स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद गौड़ के कविता संग्रह हैं। श्री सुरेश नंदन प्रसाद सिन्हा नीलकंठ का सर्वधर्म समभाव, काला पानी एवं अंडमान के हिंदी कवि शीर्षक से कविता संग्रह प्रकाशित है। इनके अतिरिक्त अंडमान के हिंदी कहानीकार संपादक हैं डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी। अंडमान निकोबार की लोक कथाएं लीलाधर मंडलोई एवं JS राज, अंडमान और निकोबार के आदिवासी और उनकी बोली। अंडमान के हिंदीतर कहानीकार, कहानी संग्रह डॉक्टर गोविंद सिंह पवार। आंखों देखा अंडमान, जो कि संस्मरणात्मक निबंध है, जिसे लिखा है डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप शर्मा ने। खामोशी कहानी संकलन है
जिसे लिखा है डीएम सावित्री जी ने। रामचंद्रिका में नाट्य तत्व लिखा है डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी। द्वीपायन कविता संग्रह जी श्री जगदीश नारायण राय जी का। इसी प्रकार यहाँ पे कई किताबें यहाँ पर प्रकाशित हुई हैं। इनमें से डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जो हैं साहित्य अकादमी के भी वो सदस्य हैं, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हैं। तो उनकी कई सारी किताबें प्रकाशित हुए हैं। 2 जून 1963 को पोर्ट ब्लेयर में आकाशवाणी केंद्र खुल जाने से हिंदी के प्रचार प्रसार को बल मिला और उसके विकास में गति आई। इस केंद्र ने हिंदी के कई कवि, कहानीकार, नाटककार एवं लेखक तैयार किए। हिंदी भाषा पाठ कार्यक्रम द्वारा शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत हिंदी के विकास में भी आकाशवाणी ने योगदान दिया है। द्वीपों में हिंदी साहित्य को विकसित करने में स्थानीय समाचार पत्रों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्वीप प्रशासन द्वारा प्रकाशित हिंदी दैनिक द्वीप समाचार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जो आज भी निरंतर प्रकाशित हो रहा है। फरवरी 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वीपों के दौरे पर आई तो निजी क्षेत्र के पहले हिंदी समाचार पत्र द्वीप कथा मासिक का विमोचन किया था, जिसके संपादक एक अहिंदी भाषी और भूतपूर्व सांसद श्री मनोरंजन भक्त हैं। एक अहिंदी भाषी द्वारा हिंदी पत्र का प्रकाशन एक सुखद अनुभूति है। श्रीमती किरण कुमारी के संपादन में द्वीप मंथन हिंदी साहित्यिक का प्रकाशन भी कई वर्षों तक होता रहा। वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री श्याम सिंह यादव हैं। साहिल की ओर, अंडमान आज तक, संपूर्ण आवाज आदि हिंदी समाचार भी प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका द्वीप लहरी ने भी द्वीपों में हिंदी साहित्य को ऊंचाइयां प्रदान की है। पत्रिका के माध्यम से स्थानीय रचनाकार मुख्य भूमि के साहित्यकारों से जुड़ रहे हैं। पत्रिका में साहित्य की लगभग सभी विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य प्रकाशित हो रहा है। अंडमान निकोबार के निवासी अपने दैनंदिन जीवन में व्यावहारिक भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इन द्वीपों में हिंदी लेखकों, कवियों, कहानीकारों और साहित्यकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर जयदेव सिंह, डॉक्टर जगदीश नारायण राय, श्री दुर्ग विजय सिंह दीप, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी, डॉक्टर रोशन आरा दिलवर, डॉक्टर मंजू नायर, श्री अशोक कुमावत, टीका कुमारी, राम कृपाल तिवारी, डॉक्टर रशीदा इकबाल, श्री मंगत राम जी, बासु कुमार जी, गोविंद सिंह पवार जी आदि अनेक ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से अंडमान निकोबार द्वीपों में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को बढ़ावा दिया है। द्वीपों में हिंदी भाषा और साहित्य के सृजन में अहिंदी भाषियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ऐसे कई रचनाकार हैं जिनकी मातृभाषा तमिल है या किसी और भाषा के लेखक हैं, लेकिन बराबर हिंदी साहित्य में या हिंदी लेखन को प्रोत्साहन देते हैं और लिखते भी हैं। श्रीमती डीएम सावित्री जी, जिनका देहांत हाल ही में हुआ है, तेलुगु भाषी थी। श्रीमती डॉक्टर मंजू नायर, जो कि मलयालम भाषी, भूगोल के प्राध्यापक हैं, किंतु हिंदी लेखन में विशेष अभिरुचि लेने वाली लेखिका। श्री एम मुमताज, उर्दू भाषी। श्री कृष्णमूर्ति, श्रीमती रोशनाला आरा दिलबर, उर्दू भाषी। श्रीमती सकीना सिराज, उर्दू भाषी। डॉक्टर रशीदा इकबाल सना, उर्दू भाषी। डॉक्टर RN रथ, ओडिया भाषी। और श्री अशोक कुमावत, राजस्थानी। इस प्रकार विभिन्न संस्थाएं, व्यक्ति, प्रशासन, कवि, लेखक, रचनाकार, कहानीकार, कलाकार, शिक्षक, संगीतकार सभी के सम्मिलित प्रयासों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी भाषा और साहित्य निरंतर समृद्ध, पुष्ट एवं विकसित हो रहा है। देश की आज़ादी का 100 वर्ष जब मनाया जाएगा तब पूर्ण तरह से इन द्वीपों की भाषा राजभाषा हिंदी हो, यही मेरी कामना है।